हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव और साथ ही मेरे सहयोगी आदर्श झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, कंगना आज मुंबई से मनाली लौट रही हैं, लेकिन शिवसेना और उद्धव सरकार पर उनके हमले लगातार जारी हैं। चंडीगढ़ पहुंचकर उन्होंने एक बार फिर शिवसेना पर ट्विटर के जरिए हमला बोला। और देखिए, कंगना ने ट्विटर पर लिखा है कि मैं जब से चंडीगढ़ पहुंची हूं तब से बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हूं। शिवसेना से सोनिया सेना होते ही मुंबई में आतंकी प्रशासन का बोलबाला है। अब कंगना के इस हमले पर संजय राउत ने पलटवार किया है और कहा है कि कंगना के पीछे प्रधानमंत्री कार्यालय है। और ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। कंगना का ताबड़तोड़ वार जारी है। मुझे देश में कहीं भी रहने की आजादी है और जैसे ही चंडीगढ़ उतरी हूं उसके बाद सुरक्षित महसूस कर रही हूं। और जब से शिवसेना सोनिया सेना बनी है तब से मुंबई में आतंक का बोलबाला है। संजय राउत ने क्या कहा इस पर वो आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र राजनीतिक मुद्दा जुड़ा जो कंगना रनावत का मामला है। आज जब वो चंडीगढ़ पहुंची तो उन्होंने ट्वीट फिर किया कि चंडीगढ़ पहुंचकर जान बची तो लाखों पांव जैसा महसूस हो रहा है। और शिवसेना से सोनिया सेना हुई शिवसेना के राज्य में जो प्रशासन है वो आतंकी प्रशासन हो गया है। हम बहुत छोटे लोग हैं। इतनी बड़ी महान व्यक्ति का कोई कहना है तो हम उसका ऊपर बात करना ठीक नहीं है। जिसके पीछे प्रधानमंत्री कार्यालय, देश की सरकार खड़ी है पूरी एक व्यक्ति के पीछे, तो मुझे लगता है हम बात करना ठीक नहीं। सरकार जवाब देगी। मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार जवाब देगी। क्या आप अपरोक्ष रूप से भाजपा की सरकार उनको बैक कर रही है? मानने की क्या जरूरत है? मुंबई शहर, महाराष्ट्र शहर एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला शहर है हमेशा। उस शहर को अगर इस राज्य को कोई बदनाम करता है, उसके ऊपर कोई हमारे वहां के जो लोग हैं कार्यकर्ता रिएक्ट होते हैं, तो उस राज्य का लॉ एंड ऑर्डर का सवाल होता है। केंद्र को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं होती। सर, जब नेवल ऑफिसर मदन शर्मा जैसे लोगों पर शिवसेना के लोग हमला करते हैं तब फिर वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या रहती है? और राज्य में इस प्रकार से हमले हुए नहीं लॉ एंड ऑर्डर? यूपी में तो एक कैप्टन की हत्या हो गई घर में घुसकर, ऐसे बहुत से मामले। लेकिन देखो, कोई कैप्टन हो, कोई नेवल ऑफिसर हो या कोई सड़क पर रहने वाला सामान्य आदमी हो, किसी के ऊपर भी इस प्रकार के हमला नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर भी। सैनिकों को सजा मिलेगी इसकी? आप लोग कार्रवाई करेंगे? क्यों नहीं, तुरंत अरेस्ट किया। देखो, इस प्रकार के हमले क्या पार्टी को पुश करने करते ना कि यहाँ फलाना फलाना कुछ करना है। लोग पुष्पूर्तता से कुछ करते हैं तो उसका ब्लेम आता है पार्टी के ऊपर। लेकिन ये क्यों हुआ उसकी भी जांच करनी चाहिए। लोगों का दिमाग, लोगों का मन क्यों भड़का है इस मामले में, ये कोई सोचता नहीं। राजनीति बहुत होती है। हम ऐसे हर राज्य के 50 मामले दर दिन दे सकते हैं, उस बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन ठीक है, किसी को राजनीति करनी है तो करने दीजिए। सर, मेरा एक अंतिम सवाल है। कल उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि मेरी खामोशी को मेरी मजबूरी न समझे, इसे क्या समझा जाए सर? समझने वालों को इशारा काफी है, इतना ही मैं कहूंगा। तो संजय राउत कह रहे हैं आदर्श, समझने वाले को इशारा ही काफी है। उद्धव ठाकरे के बयान पर हम बता दें, हमारे साथ शिवसेना के नेता किशोर तिवारी मौजूद हैं। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे यही कि संजय राउत को अभी हम सुन रहे थे, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। जिस तरीके से कुल्हाड़ी के ऊपर पैर रख दिया था, पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी थी, कुल्हाड़ी के ऊपर पैर रख दिया था, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और इसीलिए आज संजय राउत के जो तेवर हैं वो ढीले नजर आ रहे हैं। प्रवक्ता है और उन्होंने चुस्त दुरुस्त बात रखी है कि कंगना जी को राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार का समर्थन है और बीजेपी इसमें राजनीति कर रही है, इसमें कोई दुराय नहीं है। अब दूसरी बात है कि कंगना जी ने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्या मुंबई में आतंक का राज है? उसको भी चल रहा है। अरे सर, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप ये बताइए कि संजय राउत के तेवर क्यों बदले हुए हैं? क्या शिवसेना को अपनी गलती का एहसास हो गया है? नहीं, हमारे हिसाब से हमने कंगना चैप्टर क्लोज कर दिया है। अब बीजेपी बिहार के चुनाव तक उसको खींच के ले जाएगी
तो नहीं, शिव राज्य सैनिक सरकार आपके ने किशोर एक- तिवारी जी, शिव सैनिक आपके पिटाई कर देते हैं किसी वेटरन की, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी उसको राजनीतिक मुद्दा बना रही है। आप अपने शिव सैनिकों को रोक नहीं पा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात पर संजय राउत बात को घुमा देते हैं, सरकार के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड बना देते हैं। आप बताइए। ऐसा है, शर्मा जी पे जो हल्ला हुआ उन पर हमने कार्रवाई की है, और शर्मा जी से मैंने टीवी पर आके भी और उनको फोन करके भी क्षमा मांगी है कि ऐसा कोई भद्दा कुछ करता है, भले ही उसको बुरा लग जाए और करे, तो इसको क्या इंडोर्स करेंगे? तो आपके नेता संजय राउत तो आज भी कह रहे हैं कि सहज प्रतिक्रिया है। किशोर तिवारी, सहज प्रतिक्रिया होगी, वो शिव सैनिक करेंगे या पुलिस करेगी या कानून करेगा? कुछ बुरा लगा तो कानून के पास जाना चाहिए था आप लोगों को। शिव सैनिक प्रतिक्रिया देंगे। अब मुझे बताओ, बीजेपी के लोग अगर किसी कैप्टन को मार डालते हैं तो उसके लिए क्या आप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को दोषी मानते हैं? पंतप्रधान जी तो बोल बोल के थक गए कि आप ऐसा मत कीजिए, कहीं पे मतलब भी कोई भी चीज दे जाते हैं। अगर आपको अपनी गलती छुपानी है तो बीजेपी की गलती का सहारा लीजिए और उसके पीछे, उस पर्दे के पीछे छुप जाइए। अंकित गुप्ता भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकित गुप्ता, संजय राउत बदले बदले से नजर आ रहे हैं, शिवसेना को अपनी गलती का एहसास? जी, इस वक्त ऐसा लगता है कि शिवसेना पहली बार, अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, शायद जिस तरह से शिवसेना बैकफुट पर आई है, पिछले कुछ सालों में शिवसेना का ये रुख सामने नहीं आया था। अगर हम बात करते हैं जब से सरकार गठन का मामला चल रहा था, उस दौरान से लेकर के आज तक, अभी पिछले एक हफ्ते तक, जो संजय राउत हर मुद्दे पर मुखर थे, और ये जो पूरा विवाद खड़ा हुआ है, इसकी भी शुरुआत कहां से हुई? कंगना रनौत और संजय राउत के बीच में ट्विटर वॉर से। उसके बाद मामला इतना बढ़ा कि कंगना रनौत का जो ऑफिस था उस पर बुलडोजर चल गया। उस पर जब सवाल उठे, और खुद यहाँ पर जब शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, उसके बाद में अचानक जो है शिवसेना के सभी नेता अब यही कह रहे हैं कि हमको इस मुद्दे पर बात नहीं करनी है। यानी साफ तौर पर उनको इस बात का तो एहसास हो गया कि ये जो दांव था, ये जो लड़ाई थी कंगना रनौत और संजय राउत के बीच की, ये अब शिवसेना के ऊपर, पूरी पार्टी के ऊपर भारी पड़ी है। और इसी वजह से आज की तारीख में अब शिवसेना का कोई नेता खुलकर कुछ नहीं बोलना चाहता। और खुद संजय राउत का ये बयान देख लीजिए कि वो तो बहुत बड़े हैं, वो बहुत महान इंसान है, हम उनके बारे में क्या बात करें। इससे पता चलता है कि शिवसेना इस वक्त खुद को किस तरह से बैकफुट पर महसूस कर रही है। और उसके बाद में मदन शर्मा जी का जो उनके ऊपर हमला हुआ, उसने उनकी मुसीबतें, यानी कि शिवसेना को और ज्यादा कटघरे में खड़ा कर दिया है। किशोर तिवारी, मैं आपका रुख कर रहा हूं, मुझे एक बात बताइए। आप अगर मान लिया आपका आरोप या आपके नेता संजय राउत का आरोप कि केंद्र अगर कंगना की मदद कर भी रही है प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, तो क्या जरूरत नहीं है? महाराष्ट्र में क्या वो सुरक्षित थी? जिस तरह की बातें ट्विटर पर हो रही थी, आपके नेता जिस तरह की बातें कर रहे थे, जो भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया था, तो आपके शिव सैनिक जो उन्होंने मदन शर्मा को नहीं छोड़ा, वो क्या हाल करते फिर? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री बहुत विनम्र आदमी है, और हमारे शरद पवार जी के पार्टी के ही गृह मंत्री है। तो अभी आप बोल रहे कि शरद पवार जी ने बोला, हमने उन्हें पूर्ण सुरक्षा देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने हम पे विश्वास ही नहीं रखा। वो जयराम ठाकुर जी को बोलती है। अरे संजय राउत कह रहे हैं कि मुंबई में मत आओ, शिव सैनिक आपके सहज प्रतिक्रिया देने लगते हैं, तो कैसे कोई भरोसा करके आ जाता? मुझे ये समझाइए ना, दर्शकों को समझाइए जरा हमारे। अरे आदर्श जी, संजय राउत सरकार का हिस्सा नहीं है जी। मैं सरकार का हिस्सा बोल रहा हूँ। ये अच्छी बात की आपने। मैं सरकार का हिस्सा बोल रहा हूँ। जब संजय राउत जी, सरकार शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की है। किशोर तिवारी जी, अगर संजय राउत हिस्सा ही नहीं है सरकार का, जैसा कि आज भी उन्होंने अपने बयान में कहा, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी डींगे क्यों हाँकी जा रही हैं? क्यों ये कहा जा रहा है कि उनके पीछे तो पीएमओ है, वो कैसे घुस जाएंगी? और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया वो तो मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। तो ये पहले आप अपनी सरकार में, अपनी शिवसेना में ये क्लैरिटी तो पैदा कर लीजिए कि संजय राउत कहां पर हैं। हर चीज में तो वो कूद पड़ते हैं। अब बम्बई में आतंक का राज है। बम्बई पीए तो बना हुआ है। कंगना जी क्या बोल रही है? सारे महाराष्ट्र का उन्होंने अपमान किया है, और महाराष्ट्र की बीजेपी। और जो आप एक आर्मी वेटरन को मारते हैं, आपके जो शिव सैनिक हैं वो उनको पीटते हैं, मारपीट करते हैं, तब महाराष्ट्र बदनाम नहीं होता है? देखो, शर्मा जी से जो कुछ भी हुआ उसका हमें खेद है। हमारे शिव सैनिकों ने संयम रखना चाहिए, ऐसा हमारे सीएम साहब ने बोल दिया है, और हमें उसका खेद है। मैं कह रहा हूँ। किशोर जी,
कितना ये तो बड़ी बड़ी अच्छी सियासत आप कर रहे हैं। शिवसेना तो जानी ही जाती है इस तरीके की मारपीट के लिए, और जिस तरीके से तोड़फोड़ की जाती है शिवसैनिकों के द्वारा। पहले शिवसैनिक अपना काम कर दे, मारपीट लें, और उसके बाद आप खेत जता दीजिए। ये बहुत बढ़िया है। संजय राउत आए, संजय राउत और कहें कि भाई अब ये मुद्दा तो हमारे लिए पीछे छूट गया, ये तो बड़ा अजीब है। नहीं, देखिए, कंगना जी को टूल बीजेपी दे रही है, और एक सुशांत सिंह की मौत को उन्होंने बाजार लगा के रखा है। हमारे पुलिस वाले चुस्त दुरुस्त जांच कर रहे थे, अब इन्होंने बहुत कुछ आरोप किए। अब एनसीबी जांच कर रही है और सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, सब जांच हो रही है। और आज 1-1.5 महीना हो गया, किसी को कुछ किया नहीं। और इतने बड़े बड़े आरोप, और कुछ लोगों ने तो आरोपी भी तय कर लिए, कुछ लोगों ने तो जजमेंट भी दे दिए। अरे आपने तो मुंबई पुलिस ने तो जांच की ही नहीं थी ना, मुंबई पुलिस ने तो जांच की ही नहीं थी। मुंबई पुलिस तो सिर्फ आत्महत्या की बात कर रही थी। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार जरा सुन लीजिए। अंकित गुप्ता, एक बार किशोर तिवारी को बताइए कि मुंबई पुलिस ने इस पूरी जांच में क्या किया। मुंबई पुलिस ने क्या किया, इसका जवाब शायद तिवारी जी को बेहतर पता होगा। एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी, और उसी के बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट ने केस सीबीआई को दिया है। लेकिन यहाँ पर आदर्श एक सवाल और है तिवारी जी से, जो कह रहे हैं कि संजय राउत पार्टी का हिस्सा नहीं है। तो सवाल ये है, पार्टी शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता हैं, उनकी बात को गंभीरता से लेना है या नहीं लेना, ये भी अगर हम लोगों को पता चल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तिवारी जी अगर वो क्लेरिफाई कर दे कि संजय राउत की किस बात को गंभीरता से लेना है या नहीं लेना, अमित और वो मालवीय पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है या नहीं है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, सीधे सीधे संजय राउत का ये कहना है कि कंगना रनौत के पीछे तो पीएमओ खड़ा हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, संजय राउत जी अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके के बयान देते रहते हैं। ये वही संजय राउत हैं जिन्होंने कंगना रनौत को हरामखोर शब्द से संबोधित किया, और उन्होंने कहा कि उनके पिताजी को भी आना पड़ेगा। तो इस प्रकार की भाषा अगर किसी रूलिंग पार्टी का सांसद और मुख्य प्रवक्ता इस्तेमाल में करता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी के लिए भी, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो नेवी के रिटायर्ड वेटरन हो, चाहे वो कोई जर्नलिस्ट ही क्यों ना हो, उन सबके लिए खतरे का संकेत लेकिन है। अमित मालवीय जी, कंगना रनौत जब मिलने जाती है राज्यपाल से तो हाथ में कमल का फूल होता है, कोई फोटो शूट कराती है तो हाथ में कमल का फूल होता है, क्या मायने निकाले जाएं? अब गुलाब का फूल नहीं मिला होगा तो कमल का ले लिया, इसमें क्या मायने हैं? क्या वो गवर्नर को मिलने नहीं जा सकती है? बोलो ना, तुम्हारे पार्टी की ब्रांड में एम्बेसडर है। सुनिए, मैं अपनी बात कह लूं, उसके बाद आप बीच में बोलते रहिएगा। जहां तक कंगना का सवाल है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र को चिट्ठी लिख के कहा कि उनकी जान को खतरा है, और जब वो मुंबई में पहुंची तो हम सब ने देखा किस प्रकार से शिवसेना के गुंडे उनको पीटने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचे, किस प्रकार से बीएमसी ने उनके घर को और उनके ऑफिस को 24 घंटे के अंदर तोड़ दिया। तो इस प्रकार का अगर खतरा किसी की जान पे है, और वो भी एक ऐसी महिला के, एक ऐसी एक्ट्रेस के जिसको 3 बार नेशनल अवार्ड मिला हो, जो अपने दम पर कला की दुनिया में इतना जिसने उन्हें काम किया हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे हमारे नागरिकों को सुरक्षा दी जाए। और अगर खतरा वहां की सरकार से है, वहां पे सत्ता में बैठे हुए लोगों से है, अगर शिवसेना से है, संजय राउत जैसे लोगों से है, तो ये जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें राजनीति का कोई विषय नहीं है। अगर इस प्रकार के बयान वहां के सांसद देते हैं जो वहां के मुख्यमंत्री के करीबी हैं, तो आप क्या अपेक्षा करते हैं कि सरकार आंख मूंद ले अपनी?